मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो देखिए, भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे थे बाह्य प्रक्रम, बहिर्जात बल के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी प्रक्रियाओं का अध्ययन कर लिया था कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो पृथ्वी के बाहर रहकर कार्य करती हैं। जिसमें ये आज हमारा बहिर्जात बल में ये आखिरी टॉपिक है, हिमानी। हम लोग देखते हैं कि पहाड़ों पर, ऊंचाई पर या फिर जो है उच्च अक्षांशों पर बर्फबारी होती है। पहली बात तो जो बर्फ़बारी होती है, बर्फ़, उस बर्फ़ में, और उसको स्नो बोलते हैं। जो बर्फ़बारी होती है उसको स्नो बोलते हैं। और फिर जो हम लोग बर्फ़ खाते हैं, उस बर्फ़ में और स्नो में बेसिक अंतर क्या है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन बारीकियों को नहीं जानने की वजह से हम समझते नहीं हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो हिमनद है ये क्या है और उससे निर्मित कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ दो ही प्रकार की निर्मित होती हैं, एक अपरदनात्मक और दूसरी निक्षेपणात्मक। और बीच में जो कड़ी होती है परिवहन की, वो तो तीन प्रकार से कार्य करते हैं कोई भी प्रक्रम में हमने पहला नदी प्रक्रम देखा था, वायु या पवन प्रक्रम देखा, भूमिगत जल प्रक्रम देखा, सागरीय तरंगी प्रक्रम देखा, और अब हम लोग अध्ययन करेंगे हिमानी प्रक्रम का। तो हिमानी बेसिकली क्या है कि देखो, ये जैसे दो जगह हिमानी पाई जाएगी। हिमानी मतलब हिम का आगार, आगार मतलब क्या होता है, भंडार। आगार का मतलब क्या होता है, भंडार। जहाँ पर हिम भंडारित मात्रा में पाए जाएं और उसमें क्या हो, गतिशीलता हो तो उसको हिमानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स। बिना गतिशीलता का अगर बर्फ़ कहीं पर जमा हुआ है और उसमें गति नहीं है तो उसको हिमानी नहीं कहेंगे, ग्लेशियर्स नहीं कहेंगे, यानी कि इसमें मूवमेंट ज़रूरी है। तो या तो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों पर हिमानी पाई जाएगी या फिर उच्च अक्षांशों पर हिमानी पाई जाएगी। कारण क्या है, देखो हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके से है, और हमने बताया था कर्क और मकर रेखा के बीच में सूर्य रहता है, और इसके बाद सूर्य की किरणें क्या होती रहती हैं, तिरछी हो जाती हैं। कर्क और मकर रेखा के बीच तो सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं। तो इस वाले स्थान पर मैदानी क्षेत्रों में तो बर्फ़ नहीं पड़ेगी, वर्षा पानी के रूप में होगी। भाई बर्फ़ बनने के, पानी को जमने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब जो है पानी क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। और जहाँ पर किरणें सीधी पड़ती हों वहाँ पर पानी बर्फ़ नहीं बन सकता है, क्योंकि उसको पानी को जो है जमने के लिए ये फ्रीजिंग टेम्परेचर होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। और यहाँ पर एक कंडीशन बन सकता है, हमने बताया था कि ऊंचाई पर बढ़ने के साथ, ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में क्या होता है, कमी आती है। ऊंचाई पर बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। अब वो चाहे जहाँ पर ऊंचाई हो, चाहे भूमध्य रेखा पर हो, चाहे किसी भी स्थान पर हो, ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो तापमान कम होगा। उसका कारण क्या है, जलवायु विज्ञान में हम लोग और अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन उसका कारण क्या है कि हमारी पृथ्वी जो है डायरेक्ट सूर्य से जितना गर्म होती है उससे ज़्यादा कहीं गर्म हमारी पृथ्वी वायुमंडल किससे होती है, हमारी भौमिक विकिरण से। पृथ्वी जो हमारी विकिरण करती है उससे गर्म होती है। तो ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो भौमिक विकिरण उसी हिसाब से क्या होता जाएगा, डिक्रीज होगा, कम होगा, तो हमारी ऊंचाई पर तापमान कम हो जाएगा। तो भूमध्य रेखा पे हमने देखा था कि जो है एक चोटी है, पर्वत जो भूमध्य रेखा पर ही स्थित है। आप रिकॉल करना, हम लोग इक्वाडोर में पढ़ रहे थे, एक ज्वालामुखी पर्वत है जो जहाँ पे बर्फ़ पाई जाती है वो भूमध्य रेखा पर ही स्थित है। देखना एक बार और कमेंट में लिखना, हमारे इसमें वीडियो में चेक करना एक बार इक्वाडोर में कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत है जहाँ पर बर्फ़ जमती है और वो भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो उसका कारण क्या है, वहाँ पर बर्फ़ क्यों जमती है, क्योंकि वो ऊंचाई पर है। वो क्या है, ऊंचाई पर है। लगभग 5000 मीटर या उससे अधिक मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान
कम होता है। और तापमान की घटने की जो दर है 6.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल लैप्स रेट की दर से घटती है। 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो दो कंडीशन होने चाहिए, या तो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र हो, भूमध्य रेखा के आसपास पर्वतीय क्षेत्र हो तो वहाँ पे क्या होगा, बर्फ पड़ेगी, या फिर उच्च अक्षांश हो। उच्च अक्षांश मतलब आर्कटिक वृत्त के उत्तर और आर्कटिक वृत्त के अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण। ये आर्कटिक वृत्त उत्तर में है, ये अंटार्कटिक वृत्त। तो इधर 66.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में क्या होंगे, वहाँ बर्फ पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर शीत कटिबंध उधर से शुरू हो जाता है, शीतोष्ण कटिबंध के आगे शीत कटिबंध शुरू हो जाता है। तो मैदानी क्षेत्रों में भी बर्फ पड़ेगी। तो बर्फ पड़ेगी तो ये सब हिमाच्छादित सतह होगा। यहाँ पर जो भूखंड होंगे, ज़मीन होगी, वहाँ पर क्या होगा, बर्फ़ जमी रहेगी। तो यहाँ पर बर्फ़ जो है समुद्र तल के आसपास ही होगा, बर्फ़ जो है सी लेवल के आसपास ही होगा, और यहाँ पर बर्फ़ जो है सी लेवल से ऊपर मिलेगा। विषुवत रेखा के आसपास बर्फ़ कहाँ पड़ेगा, समुद्र तल से ऊंचाई पर। भारत की बात करें तो भारत में हिमालय पर्वत पे बर्फ़ पड़ती है कि नहीं, हिमालय पर्वत पे बर्फ़ पड़ती है, लेकिन सब जगह नहीं पड़ती है। जिसकी ऊंचाई 5000 मीटर से अधिक ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। तो वहाँ पर जब बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ लगातार बर्फ़ पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि एक बार एक दिन पड़ी बर्फ़ लगातार पड़ती है। तो बर्फ़ के लगातार पड़ते रहने से जो है हिम के पूरा आगार भंडार हो जाता है। हिम का क्या हो जाता है, भंडार। इसीलिए उसको क्या कहा गया, हिमालय। क्या कहा गया है, हिमालय। हिम धन आलय, और आलय का मतलब होता है घर। किसका घर, हिम का आलय, बर्फ़ का घर। तो इसीलिए हिमालय कहा गया है किसको, हमारे भारत में उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को। अब देखो यहाँ पर जो हिमखंड है, वो जो हिमानी है, इसको हिमानी भी कहते हैं या हिमनद कहते हैं। इसको हिमनद भी कहते हैं और हिमानी भी कहते हैं। अंग्रेजी में एक ही नाम है, क्या, ग्लेशियर्स। अंग्रेजी में इसको ग्लेशियर्स कहते हैं। और ये जब जब हिमखंड जमा हो जाते हैं तो उनमें जो है मूवमेंट शुरू हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण के जो है प्रभाव में आकर के क्या होता है, उसमें मूवमेंट शुरू हो जाता है। हिमानी में क्या शुरू हो जाता है, मूवमेंट शुरू हो जाता है। और जब हिमानी में मूवमेंट शुरू हो जाता है तो उसी को फिर हिमानी कहते हैं या हिमनद कहते हैं। नदी में क्या है, नदी में प्रवाह होता है तभी तो नदी कहते हैं। भरे हुए जल को नदी नहीं कहते हैं, प्रवाहित जल को क्या कहते हैं, नदी। ऐसे ही प्रवाहित बर्फ के टुकड़ों को क्या कहते हैं, हिमनद कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमनद या हिमानी कहते हैं। और प्रवाहित कैसे होता है, ढाल के अनुरूप। ढाल पर गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से हिमखंड जो है प्रवाहित होते हैं, प्रवाह करते हैं। और जब प्रवाह करेंगे तो स्थलाकृतियों का निर्माण करेंगे। प्रवाह करेंगे तो अपर्दन करेंगे, प्रवाह करेंगे तो क्या करेंगे, अपर्दन करेंगे, और अपर्दन करेंगे तो फिर स्थलाकृतियों का निर्माण करेंगे। और फिर कहीं जा करके उस अपर्दित पदार्थ का क्या करेंगे, जमाव करेंगे, निक्षेपण करेंगे। तो दोनों प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनेंगी। अब देखो एक चीज़ और है, हिमरेखा। हिमरेखा एक ऐसी रेखा होती है जिसके ऊपर सतह हिम की जमी रहती है, जिसके ऊपर हिम की सतह हमेशा बनी रहती है। यानी वहाँ पर बर्फ़ जो है हमेशा बर्फ़ से सतह क्या होगी, आच्छादित रहेगी, बर्फ़ से वो सतह क्या होगी, जमी रहेगी। तो उसको हिम रेखा कहते हैं। इसके नीचे जो है हिम जो नहीं रहेगी और इस रेखा के ऊपर क्या होगी, पूरा क्षेत्र हिम से ढका रहेगा। और अगर ये पूरा ढका हुआ क्षेत्र है तो ये हिमाच्छादित सतह कहलाता है। क्या कहलाता है, हिमाच्छादित सतह। तो ये बर्फ़ ये जो है पर्वत पे भी हो सकता है और किसी महाद्वीप पर भी हो सकता है, किसी महाद्वीप पर। लेकिन महाद्वीप पर कहाँ होगा, उच्च अक्षांशों पर। कहाँ होगा, उच्च अक्षांश। भाई जहाँ 0 डिग्री के आसपास वाले अक्षांश क्या होगा, निम्न अक्षांश कहलाएंगे। जैसे जैसे 0 डिग्री से यानी भूमध्य रेखा से उत्तर जाएंगे या दक्षिण जाएंगे उसको क्या कहेंगे, उच्च अक्षांश। क्योंकि अक्षांशों की संख्या में क्या होती जा रही है, वृद्धि। 90 डिग्री तक आएंगे ना तो अक्षांशों की संख्या में वृद्धि हो रही, तो इनको क्या कहते हैं, उच्च अक्षांश। और 0 डिग्री के आसपास यहाँ निम्न अक्षांश है और ये निम्नतम अक्षांश है। तो उच्च अक्षांशों पे बर्फ पाया जाएगा या फिर उच्च एल्टीट्यूड पे, ऊंचे हाइट पर। तो जब ये दो तरीके से दो जगह हिमानी पाई जाएगी और दोनों जगह हिमरेखा। अब बताओ हिमरेखा यहाँ पर नज़दीक होगा समुद्र तल के कि यहाँ पर नज़दीक होगा समुद्र तल के। भाई ये आर्कटिक वृत्त है और ये भूमध्य रेखा है, तो हिमरेखा आर्कटिक वृत्त के आसपास हिमरेखा समुद्र तल के क्या होगा, बराबर होगा। समुद्र तल जितना है यानी कम ऊंचाई पर हिमरेखा पाई जाएगी, कम ऊंचाई पर हिमरेखा पाई जाएगी। और यहाँ पर पर्वत ऊंचे पर जाएंगे तभी तो जो है बर्फ़ की बारिश होगी। ऊंचे पर जाएंगे तो हिमरेखा क्या होगी, ऊंचाई पर होगी। इसीलिए हिमालय पर्वत पर 5500 मीटर की ऊंचाई पर क्या पाई जाती है, हिमरेखा पाई जाती है।
हिमालय पर्वत पर 5500 मीटर की ऊंचाई पर क्या पाई जाती है? हिम रेखा पाई जाती है। लेकिन उच्च अक्षांशों पर जाओगे आप, जो है यहाँ पर ग्रीनलैंड है, कनाडा का उत्तरी क्षेत्र है, ये सब क्या है? हिम से ढके हुए हैं और समुद्र तल के नज़दीक हैं, सी लेवल के नज़दीक हैं। तो प्रश्न कभी कभी यहाँ पर पूछता है कि जो है जो हिम रेखा है सबसे नीचे, हिम रेखा सबसे निचली सतह पर कहाँ पाई जाएगी? निम्न अक्षांशों पर, मध्य अक्षांशों पर या उच्च अक्षांशों पर? तो कहाँ पाई जाएगी? उच्च अक्षांशों पर, ऊंचे अक्षांशों पर या फिर उच्च हाइट पर, एल्टीट्यूड पर, जो है पहाड़ी क्षेत्रों पे, ऊंचे क्षेत्रों पर हिमरेखा पाई जाएगी अधिक ऊंचाई पर। कहाँ पर? भूमध्य रेखा या उसके आसपास वाले क्षेत्रों पे। तो इस तरीके से ये हिमरेखा हो गई। और देखो अब हिम क्या है? जो स्नोफॉल होता है, ये लगातार जब स्नोफॉल होता है, बर्फ़ की जो है बर्फ़ पड़ती है, तो धीरे धीरे करके वो जहाँ पर इकट्ठा होती रहती है वहाँ पर सतह क्या होती जाती है? कठोर होती जाती है। और जहाँ पर जो महाद्वीपीय हिमानी है, जहाँ पर जो है आर्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक वृत्त है, तो वहाँ पर हिमानी क्या हो जाती है? बहुत मोटी हो जाती है, 2 से 3 किलोमीटर मोटी चादर पाई जाती है हिमानी की। तो अब वो जो ठोस हो जाता है, अब उसे बहुत, आप लोग देखे होंगे, बहुत लोग पहाड़ी क्षेत्रों पे जाते हैं, यहाँ पर स्केटिंग वगैरह करते हैं, बर्फ़ को खरोच करके फिर एक दूसरे पर गोला बनाकर फेंकते हैं ना, देखा है? तो वो सब क्या है? वो पहले जब स्नोफॉल हुआ था, बर्फ़बारी हुई थी, तो वो अब बर्फ़बारी आपके ऊपर पड़ेगा तो चोट नहीं लगेगी, क्योंकि रुई की भांति गिरते हैं, रुई की तरीके से वो गिरते हैं, फूहे की तरीके से। लेकिन अगर जब ठोस हो जाता है, धीरे धीरे करके पढ़ते पढ़ते, तो वही क्या बन जाता है? आइस बन जाता है। वहाँ पर स्नो है। फॉल किस रूप में हो रहा है? स्नो के रूप में हो रहा है। स्नो शब्द आते ही दिमाग में आपके क्या चीज़ आना चाहिए? मुलायम। स्नो मतलब मुलायम बर्फ के, जो कि बिल्कुल बादल की भांति, बिल्कुल जो है रुई की भांति जो है वो गिरते हैं, और जब वो गिरेंगे तो आप पे चोट नहीं लगेगी। और जब वो धीरे धीरे जमते जाते हैं तो कठोर हो जाते हैं, तो क्या बन जाता है? आइस बन जाता है। तो हम लोग जब किसी कुल्फ़ी वाले की दुकान पे जाते हैं तो स्नो खाते हैं कि आइस खाते हैं? आइस खाते हैं ना, स्नो तो नहीं खाते हैं, आइस खाते हैं। लेकिन आजकल स्नो भी बनाते हैं, उसका बना देते हैं, झाग का बना देते हैं आइसक्रीम ना, तो बड़ा सॉफ्ट होता है, तभी तो सॉफ्टी कहते हैं उसको। मुलायम मुलायम होता है ना, सॉफ्ट, तभी तो मुंह में रखते ही जो है पिघलने लगता है, सॉफ्टी। तो स्नो जल्दी पिघल जाता है क्योंकि झाग नुमा होता है, झाग का होता है मोस्टली। तो इस तरीके से जो है ये स्नोफॉल हुआ। स्नोफॉल अगर यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने कपड़े गीले हो गए और उनको सुखाने के लिए स्नोफॉल में फैला दिया, तो अगर वो बर्फ़ से जम जाता है, फिर उसको उठाकर झाड़ दो तो कपड़े सूख जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पे कपड़े सुखाने के लिए ऐसे ही करते हैं, खुले में रख दी, क्योंकि धूप तो निकलती नहीं पूरी तरीके से खुल करके। तो स्नोफॉल होता है और स्नो उसमें पड़ेगा, फिर उसके बाद में कपड़े की जो नमी है उसको स्नो ग्रहण कर लेती है, नमी खत्म हो जाती है, और फिर उसको झाड़ देते हैं, कपड़ा सूख जाता है। थोड़ा सा हवा चल गई तो मतलब हल्का सा वैसा चिपचिपा, जैसे बरसात में होता नहीं, कपड़े सूखे रहते हैं लेकिन जो है नमी थोड़ी बहुत रहती है, उस टाइप के कपड़े हो जाते हैं, तो उसको लोग ऐसे ही पहनते हैं। तो ये फिजिक्स में जाओगे, फिजिक्स का नियम है, फिजिक्स के लॉ में अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से ये जो है लगभग 5500 मीटर ऊंचाई पर हिमालय पर्वत पे क्या पाया जाता है? हिम रेखा पाई जाती है। अब जो हिम है, जो हिमानी है, हिमानी के 3 प्रकार हैं। हिमानी के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। एक तो महाद्वीप पर पूरा विस्तृत होगा तो उसको वो क्या कहेंगे? महाद्वीपीय हिमानी, महाद्वीपीय या कॉन्टिनेंटल जो है ग्लेशियर्स, महाद्वीपीय हिमानी। और पर्वतीय क्षेत्रों पे पाई जाती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? पर्वतीय या फिर घाटी हिमानी। पर्वतीय क्षेत्रों पर पाई जाएंगी तो इसको क्या कहेंगे? पर्वतीय या घाटी हिमानी, क्योंकि ये घाटियों में होकर प्रवाहित होती हैं, इसलिए इसको घाटी हिमानी भी कहते हैं। वैली ग्लेशियर्स या फिर इसको माउंटेन ग्लेशियर्स कहते हैं, पर्वतीय हिमानी। तो ये पर्वतीय हिमानी आपके हिमालय में पाई जाती है। और महाद्वीपीय हिमालय जो है, अंटार्कटिका पूरा महाद्वीपीय हिमालय है, अलास्का पूरा महाद्वीपीय हिमानी है, ग्रीनलैंड पूरा क्या है? महाद्वीपीय हिमानी का जो उदाहरण है। तो ये सब महाद्वीपीय हिमानी है। अगर माउंटेन हिमालय की बात, जो हमारा हिमालय है, हिमालय पे सबसे बड़ा ग्लेशियर प्रश्न आता है, हिमालय पर सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे बड़ा हिमानी कौन सा है? तो सियाचिन हिमालय। कौन सा हिमानी है? सियाचिन ग्लेशियर है। लगभग 72 किलोमीटर जो है इसका लेंथ है, 72 किलोमीटर लंबा चौड़ा जो है ग्लेशियर है। कौन सा? सियाचिन। तो ये कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भारत में, हिमालय में। ये काराकोरम रेंज में। कहाँ पर पाया जाता है? काराकोरम। अगर हम इसकी जो है लोकेशन की बात करें भारत में, तो लोकेशन कुछ इस तरीके से, हमारा भारत का उत्तरी हिस्सा, ठीक, तो यहाँ पर लोकेट है। ये यहाँ पर क्या है? जो सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पर क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक, ये है सियाचिन ग्लेशियर, लगभग 72 किलोमीटर लंबा है। तो ये सबसे बड़ा भारत का क्या है?
ग्लेशियर्स है। कभी कभी अभी कुछ रिसर्च हुआ है तो कुछ वैज्ञानिकों ने पाया है कि जो है एक सासनी नाम का एक ग्लेशियर है जो इससे भी लंबा चौड़ा है। कौन सा है? सासनी। तो देखो मैं इसलिए बता देता हूँ कि किताबों में आपको क्या मिलेगा? सियाचिन ही मिलेगा। किताबों में क्या मिलेगा? सियाचिन। लेकिन बाय द वे अगर एग्जाम में सासनी और सियाचिन दोनों दिया है तो आपको किस पे टिक करना है? सासनी पे, क्योंकि ये है। सासनी क्या हो गया? अरे वो सासनी नहीं सासनी ग्लेशियर की बात कर रहे हैं, सासनी ग्लेशियर की बात कर रहे हैं जो भारत में जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर्स है। लेकिन किताबों में लिखा हुआ मिलेगा आपको सियाचिन ही। किताबों में क्या मिलेगा लिखा? सियाचिन ही। कुछ परीक्षाओं में अभी जा करके पूछने लगा है तो इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ कि अगर सासनी भी आए तो आपको ध्यान रखना है कि सासनी सियाचिन से भी बड़ा ग्लेशियर है। लेकिन इस पर अभी रिसर्च चल रहा है, लेकिन ऑथेंटिक क्या है? सियाचिन ही है। ऑथेंटिक क्या है? सियाचिन है। इस पर कुछ लोगों ने कोर्ट केस भी किया था कि हमने किताबों में तो सियाचिन पढ़ाया, तुमने सासनी क्यों कर दिया, इसमें आयोग ने सासनी क्यों मान दिया। तो सासनी के लिए भी रिसर्च चल रहा है तो इसलिए सासनी को भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये सियाचिन ग्लेशियर है जो कि कराकोरम श्रेणी में है। और वहीं पर एक भारत की सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है? माउंट K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट K2 है, ठीक। जो और माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है, तो माउंट K2 ये भी कहाँ है? कराकोरम रेंज में ही। कहाँ पर है? कराकोरम। तो इतनी ऊंचाई पर स्थित है तो इसीलिए सियाचिन ग्लेशियर भी जो है काफ़ी लंबी चौड़ी है, वहाँ पर पाई जाती है। तो ये भारत की। और इसके अलावा जो है जैसे ये पर्वत श्रृंखला है, अब इस पर्वत श्रृंखला के नीचे जो ये फुट हिल है, जो ये क्या है? फुट हिल है। यहाँ पर भी कुछ ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। यहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं? ग्लेशियर्स फुट हिल पे पाए जाते हैं। तो इसको कहते हैं गिरिपाद या गिरिपादीय हिमानी। इसको क्या बोलते हैं? गिरिपादीय हिमानी। गिरिपाद, गिरि मतलब पर्वत, गिरि मतलब पर्वत, और पाद मतलब मैंने बताया था पैर, फुट। तो जो पर्वत श्रृंखला है उसके पाद पर, उसके पैर के पास में जो हिमानी पाई जाएगी उसको क्या बोलते हैं? गिरिपद पर हिमानी। तो तीन प्रकार की हिमानी हो गए। अब गिरिपद हिमानी को पीडमॉन्ट हिमानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीडमॉन्ट हिमानी। कौन सा हिमानी? पीडमॉन्ट हिमानी। तो 3 प्रकार के हिमानी हो गए। कौन कौन से? महाद्वीपीय हिमानी, पर्वतीय या घाटी हिमानी, पर्वतीय हिमानी को ही घाटी हिमानी भी कहते हैं। और तीसरा कौन है? पीडमांट या गिरिपाद। तो ये शब्द याद रखना। पीडमांट कौन सा शब्द है? पीडमांट। पीडमांट को गिरिपादीय या फुटहिल ग्लेशियर, पीडमांट ग्लेशियर या गिरिपादीय ग्लेशियर, ये 3 जो है नाम है एक ही ग्लेशियर्स के। किसके? जो फुटहिल पे है, जो पर्वत के नीचे, जहाँ से मैदान शुरू होता है उसके आसपास। लेकिन ये कहाँ पाया जाएगा? पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाया जाएगा। वहीं तो पर्वत का फुट होगा, पर्वत का पैर होगा पर्वतीय क्षेत्रों में। तो इस तरीके से 3 प्रकार के क्या हैं? ग्लेशियर्स हैं। आपने सुना होगा कुछ जो है आइसबर्ग्स के नाम सुने होंगे। आइसबर्ग्स के नाम सुने होंगे ना। अगर नहीं सुना है, आपने एक पिक्चर आई थी टाइटैनिक, एक मूवी आई थी टाइटैनिक मूवी आई थी। हाँ, बहुत बड़ा सा जहाज़ था। टाइटैनिक क्या था? एक पानी का शिप था। और 1912 ईस्वी में वो अटलांटिक महासागर में आइसबर्ग से टकरा करके टूट गया था। इसी आइसबर्ग से ही, जो आइसबर्ग की हम बात करें तो आइसबर्ग एक्चुअली क्या है? समुद्रों में या सागरों में, महासागरों में तैरते हुए बड़े बड़े हिमखंड को क्या कहते हैं? आइसबर्ग। तो ये बर्फ़ के चट्टान हैं, हिमशैल इसको कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? हिमशैल। तो ये बर्फ़ के चट्टान हैं जो पानी में तैरते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? आइसबर्ग। क्या कहते हैं? आइसबर्ग। जैसे जब आदमी ड्रिंक करता है, दारू पीता है, तो उसमें आइस के क्या डालता है? क्या बोलते हैं? आइस क्यूब्स डालता है। तो वो क्या हो गया? बर्फ उसके लिए आइसबर्ग हो गया। उस जो है मदिरा के लिए क्या हो गया? वो आइसबर्ग हो गया। तो उसी तरीके से आइसबर्ग्स जो है, अब यहाँ पर आदमी पिएगा तो तराई देगा, उसको शरीर में जाके ठंडक देगा। तो यहाँ पर लेकिन बड़े बड़े जो आइस क्यूब्स कहाँ तैरते रहते हैं? सागरों में, महासागरों में। तो उसको क्या बोलते हैं? आइसबर्ग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसबर्ग। और इसी आइसबर्ग से टकरा करके एक जहाज़ था टाइटैनिक, जो है बहुत बड़ा, उस समय दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। 1912, आज याद करो 1912, जब पहला प्लेन भी नहीं उड़ा था, उसके पहले जो है टाइटैनिक जहाज़ बहुत बड़ा हुआ करता था। तो यहाँ पर इंग्लैंड है, और इधर था जो है आपका अमेरिका में जो है न्यूयॉर्क सिटी। तो ये जहाज़ इंग्लैंड थोड़ा सा ऊंचे बना दिया, यहाँ से चला था न्यूयॉर्क सिटी के लिए। कहाँ चला था? न्यूयॉर्क सिटी के लिए। और यहाँ पर जो है आपका ग्रीनलैंड है, ठीक। तो ग्रीनलैंड से बहता हुआ जो है एक आइसबर्ग आ रहा था इधर, और रास्ते में ही इसको जो है उसी से टक्कर हो गई। उसी आइसबर्ग से सिरा जो है जहाज़ उसका टाइटैनिक क्या हो गया?
टकरा गया और टाइटैनिक टकरा करके वो आगे से टूट गया था, उसमें पानी भर गया। तो मात्र 2.5 घंटे में टाइटैनिक पूरा क्या हो गया था, डूब गया था पानी में। और उसमें सवार थे लगभग 1600-1700 आदमी, सब वहीं पानी में ही उनका जो है पूरा समाधि बन गई थी। तो इस तरीके से ये 1912 की घटना थी टाइटैनिक। और इसी पे एक मूवी आई थी आज से करीब 20 साल पहले, जो है टाइटैनिक नाम से एक मूवी भी आई थी, मैंने देखा है, बहुत बढ़िया मूवी थी। तो इस तरीके से जो है ये आइसबर्ग से ही टकराया था। किससे टकराया था? आइसबर्ग से। तो आइसबर्ग क्या है? पानी में तैरता हुआ हिमखंड या हिमशैल, पानी में तैरता हुआ हिमशैल है, ये क्या है? आइसबर्ग से। तो इस तरीके से ये कुछ मोटा मोटी बातें हो गई आइस से संबंधित, हिम से संबंधित। अब इसके बारे में क्या क्या समझा? स्नोफॉल अलग है और आइस अलग है। स्नोफॉल सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, जो बर्फबारी होती है उसी को क्या कहते हैं? स्नोफॉल। और जो लगातार पड़ता रहता है और जम करके ठोस हो जाता है तो उसे ही क्या बोलते हैं? आइस बोलते हैं, बर्फ़ बोलते हैं। मतलब दोनों की हिंदी तो बर्फ़ ही बर्फ़ है, लेकिन अंग्रेजी में इसका नाम अलग अलग है। तो वो आइस हो जाती है, तो मोटी मोटी चादरें बन जाती हैं महाद्वीपीय क्षेत्रों में। तो 2 से 3 किलोमीटर मोटी मोटी चादरें हो जाती हैं। ठीक, अब जितनी भी पर्वत की जितनी भी नदियाँ हैं वो इन्हीं आइस के मेल्टिंग से ही बनती हैं। उनको जल कहाँ से प्राप्त होता है? इन्हीं आइस के मेल्टिंग से ही प्राप्त होता है। इसीलिए 12 महीने उनमें जल रहता है। पर्वतीय नदियों में 12 महीने जल क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ के जो है टुकड़े आते रहते हैं पानी में और पिघल करके वो जल की आपूर्ति करते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जब ये चलेंगे तो आइस, अब ये हिमनद क्या है? जब हिमनद प्रवाहित होंगे तो कुछ ना कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण करेंगे, कुछ ना कुछ। अब ये जैसे यहाँ पर देखो, ये मैंने पर्वत की एक चोटी बनाई है और इस पर्वत चोटी पे हम एक जो है हिमखंड प्रवाहित करा रहे हैं। हिमखंड क्या करा रहे हैं? प्रवाहित, हिमानी को प्रवाहित करा रहे हैं। तो इससे देखना क्या क्या स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था, जब नदी के बारे में पढ़ रहे थे, नदी प्रक्रम के बारे में, तो हमने एक आकार की घाटी देखी थी, वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी कौन बनाता है? नदी बनाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में वी आकार की घाटी कौन बनाते हैं? नदी बनाती है। अब ये वी आकार की घाटी बन गई और मान लेते हैं ऊंचाई पर है। कहाँ पर है? ऊंचाई पर। तो इसमें जो है बर्फबारी हो रही है। इसमें क्या हो रही है? बर्फबारी हो रही है। अब ये पूरा बर्फ से क्या हो जाएगा? भर जाएगा। ये घाटी पूरी बर्फ से क्या हो जाएगी? भर जाएगी। अब देखो, अब ये जो बर्फ है ये 2 प्रकार से जो है अपर्दन का कार्य करती है। 2 प्रकार से अपर्दन का कार्य करती है। एक तो जो है प्लग करती है, एक जो है क्या करती है? प्लग करती है, उत्पाटन करती है। क्या करती है? प्लकिंग करती है, जिसको बोलते हैं उत्पाटन। क्या बोलते हैं? उत्पाटन। भाई जैसे ये चौक है, इसको हम खींच करके तोड़ेंगे तो इसको प्लक बोलेंगे ना। इस तरीके से तोड़ दिया, क्या हो गया? प्लक हो गया। अब प्लक हो गया तो इसमें जो सतह बनी चिकनी है, क्या? खुरदरी है। तो प्लक करके जब चट्टान, वो हिमानी जब प्लक करके सतह को तोड़ती है तो वहाँ पर खुरदरी सतह का निर्माण होता है। खुरदरी सतह का निर्माण होता है। होता क्या है कि जैसे ये पर्वत है, ये पर्वत है और इसमें दरारें भी हैं, चट्टानों में क्या है? दरारें भी हैं और इनमें पानी भर गया, इनमें पानी भर गया। फिर ये पानी क्या हो जाएगा? जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो ये दरारें फैलेंगी और इसी के ऊपर क्या है? हिमानी है। इसी के ऊपर क्या है? हिमानी है। तो अभी हिमानी चलेगी। अब हिमानी के साथ साथ में ये दरार क्या होंगी? खुलेंगी। तो इनसे प्राप्त मलबा क्या होगा? नीचे आएगा। तो ये इनमें खरोंच बन जाएंगी। इनमें क्या बन जाएंगी? खरोंच। तो प्लक यानी उत्पाटन एक ऐसी क्रिया है, पर्वत जो है हिमानी एक ऐसी क्रिया करती है इरोजन की, जिसमें क्या होता है कि चट्टानी सतह को खरोंच खरोंच करके तोड़ती है। खरोंच खरोंच करके क्या करती है? तोड़ती है। तो उसको क्या बोलते हैं? प्लक। तोड़ना, प्लक मतलब तोड़ना। तो इसको सही भाषा में क्या कहते हैं? उत्पाटन। हिंदी में क्या कहते हैं? उत्पाटन। और दूसरा जो है, अब दूसरा क्या है कि जब कोई हिमखंड प्रवाहित हो रहा है, कोई हिमानी प्रवाहित हो रही है, तो उसके नीचे जो है तमाम बजरी और रेत भी प्रवाहित होता है, उसके साथ चिपका रहता है हिमानी के साथ। ऐसा तो नहीं कि खाली हिमानी ही जा रही है। तो अब जो बर्फ़ के नीचे, उस मतलब हिमानी के नीचे बजरी और रेत फंसा हुआ है, तो वो क्या करेगा? सतह को चिकना करते हुए चलेगा कि नहीं? सतह पे पॉलिश करते हुए चलेगा। तो उसको एब्रेजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्रेजन या अपघर्षण बोलते हैं। अपघर्षण तो हम लोग नदी में भी देखे, पवन भी करता है अपघर्षण, और यहाँ पर क्या करेगा? हिमानी भी करेगा। क्या करेगा? अपघर्षण करेगा। क्या करेगा? अपघर्षण। अपघर्षण। कैसा अपघर्षण? जैसे ये हिमानी है, ये क्या है? हिमानी है, और इसके नीचे तमाम फंसे हुए हैं क्या? पत्थर और कंकड़ गोलास में इसके नीचे क्या है? फंसे हुए हैं। अब ये हिमानी क्या कर रही है? प्रवाहित हो रही है। ये हिमानी क्या हो रही है? बह रही है। और हिमानी प्रवाहित हो रही है तो इसके नीचे जो सतह है, इस सतह पे क्या करेगा? ये पॉलिश करेगा, चिकनी करते हुए चलेगा।
उधर तो उसने तोड़ा, उत्पाटन करके क्या किया, तोड़ा, और इधर इस सतह को चिकनी करते। तो इसीलिए जब आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाओगे जहाँ पर हिमानी से स्थलाकृतियाँ बनी हैं, वहाँ पर आपको चिकनी चिकनी स्थलाकृतियाँ मिलेंगी, खूब चिकनी चिकनी। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ है, एब्रेजन हुआ है। हिमानी ने क्या किया है, एब्रेजन किया है। वहाँ पर अलग ही टाइप की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से दो क्रिया करती है हिमानी, प्लकिंग और एब्रेजन, अपघर्षण, उत्पाटन और अपघर्षण। तो ये दो क्रिया से जो है क्या निर्माण होता है, स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं। कौन सी, इरोजनल, कौन सी, इरोजनल, अपरदनात्मक। तो यहाँ पर जो अब ये मैं यहाँ मुद्दे पे आता हूँ, ये वी आकार की घाटी किसकी थी, नदी की थी। किसने बनाया था, नदी ने। अब इस घाटी में बर्फ भर गया, इस घाटी में क्या हो गया, बर्फ भर गया। अब ये बर्फ जो है दोनों क्रिया करेगी, प्लकिंग करेगी और अपघर्षण करेगी, उत्पाटन और अपघर्षण करेगी। तो ये इसको इस तरीके से चौड़ा करेगी, घाटी को क्या करेगी, इस तरीके से चौड़ा। ये वाला क्षेत्र पूरा कट करके और यहाँ तक जो है कट जाएगा, यहाँ तक कट जाएगा। तो अब देखने में कैसा लग रहा है, अंग्रेजी के किस अक्षर का लग रहा है, यू आकार। तो इसलिए यू आकार की घाटी कौन बनाएगी, हिमनद बनाएगी। कौन बनाएगी, हिमनद। और चुराया किससे है, नदी की घाटी वी आकार की घाटी को चुराया है। इसकी खुद की घाटी नहीं थी, इसकी खुद की घाटी, इतना दम ही नहीं उसमें कि जो है पूरे पहाड़ को काट करके और यू आकार में बना दे। इसने कटा कटाया माल मिल गया कहाँ से, वी आकार से। और वी आकार किसने बनाया था, नदी ने बनाया था। और इस वी आकार को नीचे से जो है चौरस कर दिया, जो ये शेप है इसको नीचे से क्या कर दिया, चौड़ा कर दिया। और चौड़ा करके पूरा ऊपर से नीचे तक क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये अंग्रेजी के यू आकार में दिखने लगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये क्या है, यू आकार की घाटी है। ये क्या है, यू आकार की, क्योंकि ये पूरा हिम से भरा हुआ है। ये पूरा क्या है, हिम से भरा हुआ है। और ये हिम यहाँ से सरकते हुए ऐसे बहते हुए घाटी में आ रहा है। तो ये क्या बन गया, यू आकार की घाटी। तो इस तरीके से पहली आकृति बन गई। ये प्रश्न आता है कि यू आकार की घाटी कौन बनाता है, तो अगर हम जानते नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, नदी। क्या लगा देंगे, नदी, क्योंकि हम पढ़ के गए हैं वी आकार की घाटी, तो हम वही दिमाग में रहेगा और हम लगा के आ जाएंगे नदी। लेकिन आज से दिमाग में बैठा लो कि यू आकार की घाटी कौन बनाती है, हिमनद बनाती है। और वी आकार की घाटी कौन बनाती है, नदी बनाती है। तो ये यू आकार की घाटी बन गई। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो है एक पर्वत श्रेणी है और ये क्या है, एक पर्वत श्रेणी है। यहाँ से तो मुख्य हिमनद बह रहा है, यहाँ से क्या है, मुख्य हिमनद। जैसे मान लो मुख्य नदी ये बह रही है, मुख्य नदी ये बह रही है। और इधर से जो है छोटे छोटे हिमनद बहते हुए आ रहे हैं। इधर से इस वाले ढाल से छोटे छोटे हिमनद बहते हुए आ रहे हैं। अब बहते हुए आ रहे हैं तो ये इसमें गिरेंगे कि नहीं। अब ये गहरा होगा तभी तो इसमें गिरेंगे। जो मुख्य हिमनद है उसकी घाटी क्या होगी, गहरी होगी, तभी तो छोटे हिमनद उसमें आकर गिरेंगे और उसका पानी भी पिघल करके इसमें गिरेगा। तो यहाँ तो पहली बात एक जलप्रपात बनेगा। जब ऊंचे से नीचे गिरेगा तो क्या बनेगा, एक जलप्रपात बनेगा। और यहाँ जब खड़े हो जाओगे आप तो फिर ये इसकी घाटी ऊपर दिखाई देगी। इसकी घाटी कहाँ दिखाई देगी, ऊपर दिखाई देगी। तो ये लगेगा कि लटक रही है, घाटी क्या है, लटक रही है। तो इसको क्या कहते हैं, लटकती घाटी। तो ये लटकती घाटी भी बनेगी। तो लटकती घाटी भी कौन बनाती है, हिमनद बनाती है। तो यहाँ से जो है मुख्य हिमनद से लटकती हुई घाटी दिखाई देगी। तो यू आकार की घाटी बन गई और लटकती हुई घाटी भी बन गई। लटकती हुई घाटी चूंकि ऊंचे है, इसका जो है तल ऊंचा है, तो ये लटकता हुआ प्रतीत हो रहा है। और यहाँ पर हिम के साथ साथ पानी भी गिर रहा है नीचे, तो ये झरने का भी निर्माण हो जाता है, जलप्रपात भी बन जाता है, जो कि हमने कहाँ देखा था, नदी प्रक्रम में देखा था, पर्वतीय क्षेत्रों में। अब यहाँ पर देखो ये तो पर्वतीय श्रृंखला, ये क्या है, पर्वत है। अब इस पर्वत पे मान लेते हैं यहाँ पर एक हिमखंड जो है, हिमानी सरक रहा है। हिमानी क्या है, सरक रहा है। तो यहाँ पर एक गड्ढा बना देगा, यहाँ पर एक गड्ढा बना देगा। और गड्ढा बनाएगा, सरक रहा है तो वहाँ पर अपघर्षण करेगा, एब्रेजन करेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक चिकनी सतह बन जाएगी। इस तरीके से एक चिकनी सतह बन जाएगी। जैसे ये मान लेते हैं, इसका एक चित्र है, ठीक इस तरीके से। ये बर्फ भरा हुआ, ये क्या है, बर्फ भरा हुआ, ये सब बर्फ है, ये पूरा बर्फ भरा हुआ। ये बर्फ क्या है, इधर को सरक रहा है, इधर को सरक रहा है। और ये क्या है, चट्टान है, ये क्या है, चट्टान है। अब ये जो है इस तरीके से बर्फ आगे सरक रहा है, ये गड्ढा बना रहा है। कैसे, क्योंकि ये प्लकिंग भी कर रहा है, क्या कर रहा है, प्लकिंग भी कर रहा है और एब्रेजन भी कर रहा है। दो क्रिया कर रहा है, एब्रेजन भी कर रहा है। तो ये इस तरीके से अगर ये बर्फ सुखा दोगे, ये बर्फ क्या कर दोगे, सुखा दोगे, तो कुछ इस तरीके से आकृति मिल जाएगी। और ये आकृति यहाँ इमेजिन करो, ये वाली आकृति यहाँ बन गई। ये आकृति इस तरीके से, भाई ये तो हमने साइड से लिया, ये हमने चित्र कहाँ से लिया है, साइड से। और ये जो है हमने सामने से लिया है, ये चित्र हमने सामने। जब इसको सामने से देखोगे इस तरीके से, तो ऐसे ही तो ये दिखाई देगा गड्ढा।
तो हाँ, तो अब ये साइड से देखोगे तो ये कैसे कुर्सी जैसे दिख रही है कि नहीं। अब यहाँ पर चिकना भी कर दिया है किसने, बर्फ़ ने इसकी सतह को क्या कर दिया है, चिकना। तो यहाँ पर कोई आदमी इस तरीके से आकर बैठ जाए, इस तरीके से आकर के बैठ जाए, ऐसे ये पैर वैर लग करके, तो ये क्या हो गया, अब कुर्सी बन गई है, बैठ गया है, लेकिन चिकनी सतह है। अब आराम फरमा रहे हैं भाई साहब बैठ करके, तो इसको क्या कहते हैं, आराम कुर्सी। इसको क्या कहते हैं, आराम कुर्सी वाली आकृति। क्या कौन सी आकृति बन गई, आराम कुर्सी वाली आकृति। तो ये भाई साहब आराम से बैठ गए हैं और आराम कुर्सी फरमा रहे हैं। तो बात यहाँ से बनेगी नहीं, बात यहाँ से बनेगी नहीं, तो इसका नाम कुछ और रख देते हैं। हमने भारत में देखा, भारत के विद्वानों ने देखा, तो इसको कह दिया आराम कुर्सी। कुछ भूगोलवेत्ता गए होंगे पर्वतीय क्षेत्रों में, वहाँ देखा होगा, थक गए होंगे, आराम से बैठ गए होंगे, कहेंगे तो बहुत बढ़िया स्थान है, तो इसका नाम ही रख देते हैं क्या, आराम कुर्सी। लेकिन जब उन्होंने अध्ययन किया कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड फलाने ढकाने में जो है इसको कुछ और ही कहते हैं, तो इसको जो है सर्क कहा। क्या कहा, सर्क कहा गया। तो ये क्या है, सर्क। इसका टेक्निकल नाम क्या है, सर्क। तो सर्क इसका टेक्निकल नाम क्या है, सर्क, या फिर कोरी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, कोरी भी कहते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसको CWG भी कहते हैं, CWG भी कहते हैं। ये सब मत जानो, ये सब भूगोल में अंतर। लेकिन सर्क इसका नाम जान लो, क्या है, सर्क। तो सर्क क्या है, आराम कुर्सी है। सर्क क्या है, आराम कुर्सी है। किसने बनाया है, हिमनद ने बनाया है। किसने बनाया है, हिमनद ने बनाया है। उत्पाटन की क्रिया करके और अपघर्षण की क्रिया करके आराम कुर्सी किसने बना दिया, हिमनद ने बना दिया, जिसको सर्क कहते हैं। टेक्निकली भाषा में क्या कहते हैं, सर्क कहते हैं। अब मान लेते हैं एक इधर भी जो है, एक हिमनद इधर भी सर्क बना रही है। एक हिमनद क्या है, इधर भी सर्क बना रही है। एक हिमनद जो है इधर भी आराम कुर्सी बना रही है। अब जब इस तरीके से आराम कुर्सी इधर भी बन जाएगी, तो यहाँ पर एक पीक बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक पीक। ये पीक यहाँ देखो, ये पीक इधर से भी आराम कुर्सी बन रही है और इधर से भी, तो एक पीक बन गया। ये क्या बन गया, एक पीक बन गया। दो आराम कुर्सी यानी दो सर्क के बीच जो है एक क्या बन गई, पीक बन गई। एक जो है कगार बन गया। तो इस पीक को, इस कगार को कहते हैं अरेटे। क्या कहते हैं, अरेटे या अरेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अरेट। तो अरेट क्या है, दो सर्क। जब कहीं किसी पहाड़ी क्षेत्र पे दो सर्क अगल बगल से बनते हैं, भाई सर्क बन रहे, ये इधर से काट रहा है, ये इधर से काट रहा है, ये इधर से काट रहा है, तो फिर पहाड़ी का एक भाग नुकीला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहाड़ का ये भाग नुकीला हो जाएगा। ये वाला जैसे देख सकते हो यहाँ पर ये क्या हो गया, नुकीला भाग हो गया। तो इस नुकीले भाग को क्या कहते हैं, अरेट। क्या कहते हैं, अरेट। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये अरेट बन गया। दो सर्क के बीच वाला भाग, उठा हुआ भाग क्या कहलाया, अरेट। और जब पहाड़ पे चारों तरफ से सर्क बने, ये तो दोनों साइड से हमें दिख रहा है, और इधर से भी सर्क बने, इसके पीछे भी सर्क बने, इधर उधर सब तरफ से सर्क बने, तो एक नुकीली पहाड़ी बन जाती है सबसे ऊंचे जाकर के, ऊंचाई पर, जिसको जो है पिरामिडिकल पीक कहते हैं। ये पिरामिडिकल पीक बन जाता है। इसको हॉर्न भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हॉर्न कहते हैं। हॉर्न, गैया की सींग, वही वाला हॉर्न। तो ये हॉर्न बन गया, हॉर्न बन गया। ग्रीश्रृंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ग्रीश्रृंग। ग्री मतलब पर्वत और श्रृंग मतलब सींग। किसकी सींग, पर्वत की सींग, पर्वत की सींग। तो इसको सीधे सीधे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, हॉर्न। सीधे सीधे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, हॉर्न। किसने बनाया, सर्क ने बनाया। जब चारों तरफ से पहाड़ी पे सर्क बन जाता है तो वहां पर क्या बन जाता है, ग्रीश्रृंग। क्या बन जाता है, ग्रीश्रृंग या हॉर्न बन जाता है। तो इस तरीके से इस आकृति में देख सकते हो, ये वाला क्षेत्र क्या बन गया, ग्रीश्रृंग। ये वाला क्षेत्र क्या बन गया, देखो इधर से भी सर्क बन रहा है, ये सर्क बन ही रहा है, ये सर्क बन रहा है, इसके पीछे भी बन रहा है। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, पीक, पिरामिडिकल पीक। और इस पिरामिडिकल पीक को क्या कहते हैं, हॉर्न कहते हैं या ग्रीश्रृंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीश्रृंग। अब देखो मान लेते हैं ये कटते कटते यहाँ बीच में छेद हो जाए, कटते कटते इधर से काट रहा है, इधर से काट रहा है, और बीच में छेद हो जाए, हवा आर पार होने लगे। या फिर यहाँ से बैठ करके नज़ारा उधर भी देख लो, यहाँ से बैठकर इस जो है अरेट के इस इधर बैठे हो आराम कुर्सी पे और दोस्त तुम्हारा इधर बैठा है, तो यहाँ पे एक छेद हो गया। क्या हो गया, एक छेद। अब ये छेद, इसमें से हवा भी पास हो रहा है, और मान लेते हैं इधर प्रेमी बैठा है, इधर प्रेमिका बैठी है, तो दोनों हाथ मिला रहे हैं इस छेद में से। तो इसको क्या कहते हैं, कॉल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉल कहते हैं। तो कॉल क्या चीज़ है, जब किसी हॉर्न में या किसी जो है अरेट में छिद्र हो जाता है, किसी हॉर्न में अरेट में क्या हो जाता है, छिद्र हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, कॉल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉल कहते हैं। भारत में एक कॉल है इंदिरा कॉल। भारत में एक कॉल है इंदिरा कॉल, जो सियाचिन ग्लेशियर में है। कहाँ है, सियाचिन ग्लेशियर में, जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो प्रश्न आता है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल। ये देखो भारत है हमारा, ठीक है, ये हमारा प्यारा सा भारत है,
और इस भारत में जो है यहाँ पर क्या है, इंदिरा कॉल, यहाँ पर क्या है, इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल एक्चुअली क्या है, ये हिमनद द्वारा बनाया गया एक छेद है, हिमनद द्वारा बनाया गया एक छेद है जिसको क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल। इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया इंदिरा कॉल। और ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, जो कि मुख्य भूमि पर है कन्याकुमारी। लेकिन अंडमान निकोबार में सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार पर। लेकिन मुख्य भूमि पर क्या है, कन्याकुमारी। अभी कन्या क्या है, कुमारी है, तो ये दक्षिणी बिंदु है। लेकिन सबसे दक्षिण में जो अंडमान निकोबार द्वीप है वहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। तो दक्षिण में क्या है, इंदिरा पॉइंट, और उत्तर में क्या है, इंदिरा कॉल। तो कॉल एक्चुअली क्या है, कॉल एक्चुअली क्या है, पिरामिडिकल पीक या अरेटी में बना हुआ क्या है, छिद्र है, बना हुआ एक छिद्र है जिसको कॉल कहते हैं। और इस कॉल, ये कॉल भारत में कहाँ है, सबसे उत्तरी पॉइंट में सियाचिन ग्लेशियर में है, जिसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। तो ये चट्टान में हुआ बेसिकली क्या है, एक छेद है जिसको इंदिरा कॉल कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये कुछ जो है स्थलाकृति इस तरीके से बनी। और इसके अलावा जैसे अब ये जो है इस तरीके से एक आकृति पड़ी हुई है, एक चट्टान ऐसे पड़ा हुआ है, एक चट्टान ऐसे पड़ा हुआ है, और इधर से बर्फ बहते हुए आ रहा है, बर्फ का टुकड़ा आ रहा है, बर्फ का टुकड़ा अर्थात हिमानी प्रवाहित होते हुए इधर से आ रहा है। और यहाँ पर क्या है एक्चुअली, ये एक जो है बेसाल्ट की चट्टान है। और बेसाल्ट की चट्टान क्या होती है, काफ़ी मुलायम होती है। बेसाल्ट काफ़ी मुलायम होती है, बेसाल्ट काफ़ी कठोर चट्टान होती है, आग्नेय से निर्मित है। किससे निर्मित है, आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट चट्टान कैसी है, काफ़ी कठोर चट्टान है। और ये मुलायम चट्टान है, ये क्या है, मुलायम चट्टान है। ये बेसाल्ट है, कठोर चट्टान है, लावा चट्टान जिसको कह सकते हो। ठीक, और इधर से क्या है, हिम का प्रवाह हो रहा है, इधर से क्या हो रहा है, हिम का प्रवाह हो रहा है। तो इसको धीरे धीरे क्या करेगा, काटेगा। इसको धीरे धीरे हिम क्या करेगा, काटेगा, और ये खड़ा कगार बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, खड़ा कगार। ये मुलायम चट्टान क्या कर दिया, काट दिया। मुलायम चट्टान को क्या कर दिया, हिम ने काट दिया, और ये खड़ा कगार बन गया। और इसके बाद इधर आकर के इसको जो है इस तरीके से पॉलिश करते हुए ऐसे जमा कर देगा, ऐसे जमा कर देगा। जमा क्या, ये चिकनी सतह इधर बन जाएगी। तो ये इसको बोलते हैं क्रैग। इसको क्या बोलते हैं, क्रैग। और ये पूंछ की तरीके से निकल गई तो इसको टेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टेल। क्रैग एंड टेल। तो ये क्या बन गया, क्रैग एंड टेल, क्रैग एंड टेल। तो किसने बनाया क्रैग एंड टेल, हिमनद के प्रवाह ने, हिमनद के प्रवाह ने। अब देखो इस तरीके से यहाँ पर एक जो है कठोर चट्टान मिला, और हार्ड चट्टान की सतह क्या हो गई, टूट गई उसके रगड़ने से हिमानी के, और कठोर चट्टान अभी वैसे ही खड़ा हुआ है। और उसके बाद जो है हिमानी प्रवाहित होते नीचे उतर गई, और यहाँ भी इसको पॉलिश वॉलिश करके ऐसे लंबी दूरी तक पूंछ की भांति बना दिया। तो इधर वाला भाग क्या कहलाया, टेल कहलाया। जिधर हिमानी उतरती है उधर वाला भाग क्या कहलाया, टेल। और जिधर हिमानी चढ़ती है उधर वाला भाग क्या कहलाया, क्रैग। तो क्रैग एंड टेल का निर्माण कर दिया जो है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कौन सा पुच्छ है, देखना हिंदी में चेक करना, देखना क्या नाम है, क्रैग का क्या नाम है। ये तो टेल तो पूंछ हो गया, पुच्छ है, क्रैग ही नाम लिखा है क्या, उसमें कुछ और नाम लिखा होगा हिंदी में। चलो हिंदी छोड़ो, तो ये क्रैग हो गया और टेल हो गया। अजीब अजीब नाम हिंदी में है, लेकिन इसको ध्यान रखो, ये क्रैग एंड टेल बन गया, क्रैग एंड टेल है क्या, हाँ श्रृंगपुंज। क्या इसको, क्रैग को हिंदी में क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं। क्रैग को हिंदी में क्या कहते हैं, श्रृंग, श्रृंग एंड पुच्छ। तो ये श्रृंग एंड पुच्छ बन जाता है। और इसके अलावा मान लेते हैं ये एक चट्टान है, ये एक चट्टान है, और इस ये एक ही, मतलब इसमें ज़्यादा हार्ड रॉक नहीं है, इसमें जो है चट्टान ज़्यादा विषम नहीं है, एक ही तरीके से चट्टान है। क्रैग एंड टेल कैसे बनता है, जब वहाँ पर एक कठोर चट्टान का एक जो है पिलर आ जाए, एक कठोर चट्टान की जो है वो आ जाए, दीवार आ जाए, तो वहाँ पर क्रैग एंड टेल बनता है। लेकिन अगर यहाँ पर चट्टान मुलायम ही मुलायम है, तो इसको क्या करेगा, इधर से जो है इसको पॉलिश करेगा, इधर से क्या करेगा, ये पॉलिश करेगा, यानी अब्रेजन करेगा। कौन, हिमनद। और इधर आकर के जो है प्लग करेगा, इधर आकर के क्या करेगा, प्लग करेगा। तो इधर का ढाल क्या हो जाता है, खड़ा, तीव्र ढाल हो जाता है। इधर का ढाल क्या बन जाता है, तीव्र ढाल हो जाता है।
किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, प्लग कर रहा है। यहाँ पर हिमखंड क्या कर रहा है, प्लग कर रहा है। भाई चट्टान को नोच रहा है, इधर से उतरते समय चट्टान को क्या कर रहा है, वो नोच रहा है, उत्पाटन कर रहा है। तो यहाँ के ढाल जो बनेंगे कैसे बनेंगे, तीखे ढाल बनेंगे। यहाँ के ढाल कैसे बनेंगे, तीखे। और इधर का ढाल कैसे बनेगा, मंद, क्योंकि इधर पॉलिश करते हुए चल रहा है। और ये जब आप वहाँ जाओगे हिमनद वाले क्षेत्र में, तो ऐसे चट्टान आपको दिखाई देंगे, तो बिल्कुल दिखाई देंगे भेड़ की पीठ के समान, जैसे भेड़ बैठा होता है भेड़ की पीठ के समान। तो इसको रॉस मुटाने कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉस मुटाने, रॉस मोटाने कहते हैं। या फिर भीड़ पेट शिला कहते हैं इसको, भेड़ की पीठ शिला। ये कैसे दिख रहा है, जैसे भेड़ एक बैठा हुआ ना, भेड़ एक बैठा हुआ है, उस पे जो है एक भेड़ पे क्या होता है, बाल होते हैं, भेड़ वाले ऊन वाले बाल। तो उस तरीके से भेड़ के तरीके से बैठा हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, भेड़ पीठ शिला कहते हैं। क्या कहते हैं, भेड़ पीठ शिला। लेकिन सही शब्द क्या है, रॉस मुटाने। मुटाने माउंटेन हो गया, मुटाने क्या है, माउंटेन शब्द हो गया। और रॉस शब्द जो है भेड़ से ही लिया गया है, तो रॉस मुटाने इसको कहते हैं। तो ये 2-3 आकृतियां हैं, इनको थोड़ा सा याद रखना। किससे बनती है, क्रैग एंड टेल किससे बनती है, हिमनद से। और हिमनद के किससे बनती है, अपर्दन से, हिमनद के अपर्दन से। और रॉस मुटाने भी कैसे बनती है, हिमनद के अपर्दन से, हिमनद के अपर्दन से। और ये भेड़ की पीठ की शिला के भांति दिखाई दे रहा है। शिला मतलब चट्टान, तो भेड़ की पीठ की भांति ये दिखाई दे रहा है, बैठे हुए भेड़ की पीठ के। तो इसीलिए इसको भेड़ पीठ शिला भी कहते हैं, भेड़ पीठ शैल भी कहते हैं। तो ये कुछ स्थलाकृति हो गई जो किससे बनती हैं, अपर्दन से। ये कैसी स्थलाकृतियाँ हो गई, अपर्दन से। एक बार दोहराओ मेरे साथ, कौन कौन सी बनी, वी आकार की घाटी बनी, क्या यू आकार की घाटी बनी, कौन सी घाटी बनी, यू आकार की घाटी बनी। लटकती घाटी बनी, क्या अरीटे बनी, क्या सर्क बना, ग्रीसरंग बना, ठीक, ग्रीसरंग यानी कि हॉर्न बना। और रॉस मुटाने बना, और क्रैग एंड टेल बना। तो और कॉल भी बना, क्या बना, कॉल। तो कॉल किससे संबंधित है, हिमानी से निर्मित एक छेद है, चट्टान में क्या हो गया, छेद। जब सर्क बन रहा था, तो सर्क बनने के कारण दोनों तरफ से या चारों तरफ से सर्क बन रहा था, तो बीच में जो है भाई छेद हो गया। जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं ना, वो वाला हार्ड वाला, स्नो वाला नहीं, जो हार्ड वाला, सबसे सस्ता वाला आइसक्रीम खाओगे तो हार्ड रहेगा, और सबसे महंगा खाओगे तो सॉफ्टी वाला रहेगा, सॉफ्ट मुलायम रहेगा। तो हाँ, हार्ड वाला चूसते रहो, बीच में छेद हो जाता है, चूसते हो जाता है ना छेद। लेकिन मुलायम वाला चारों तरफ से जो है निकलेगा, बराबर चलेगा, मुंह में जैसे जाएगा एकदम बिल्कुल क्या जो है, हाँ। तो वो क्योंकि उसमें ज़्यादा किसका इस्तेमाल किया गया है, जो है हाँ, सॉफ्ट चीज़ों का इस्तेमाल किया, घी वगैरह, मक्खन वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, तो वो सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन सीधे पानी को जमा दो, उसमें जो है चीनी डाल दो, तो जो है वो सस्ता वाला बन जाएगा। कलर वाला डाल दिए, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, दुनिया भर के जो है फ्लेवर डाल देते हैं, ठीक। हाँ, तो जो है यहाँ पर जो है जब उस टाइप के हार्ड वाले, पहले जो है 15 पैसे की बत्ती आती थी हमारे समय में, पैसे चलते थे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे। तो गांव में बेचने आता था, भों बजाता था, तो 15 पैसे वाली हम लोग आइसक्रीम खरीदते थे, और उसे खूब कायदे से उस पर जो है तमाम ये अरेटी सब बनाते थे। तो हमें नहीं पता था कि ये क्या बन रहा है, लेकिन चूसते चूसते कभी इधर से छेद हो रहा है, कभी उधर से हो रहा है, ऐसे बनाते थे इसको। तो इस तरीके से जो है ये सब स्थलाकृतियाँ बन गई, कैसी, इरोजनल, अपरदनात्मक। अब देखो, अब यहाँ से चली जो है बहते हुए, अब देखो आगे जब चलेगी हिमखंड जो है आगे बहते हुए चलेगा, तो इसमें क्या होता है कि अब मेल्टिंग भी शुरू हो जाता है। हिमनद में क्या शुरू हो जाता है, मेल्टिंग, क्योंकि घर्षण कर रहा है ना, बहते हुए चल रहा है, तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होगी। बेशक वहाँ तापमान कम है, 0 डिग्री से कम सेल्सियस है, तो बर्फ तो है ही वो, लेकिन जब वो तैरेगा, बहेगा सतह पर, तो घर्षण उत्पन्न होगी, और घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो अब हिमशिला जो है पिघलने शुरू हो जाएंगे, हिमशिला पिघलने शुरू हो जाएंगे। तो जमाव वाली जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, वो हिम से भी बनती हैं और जल से, हिम से भी और जल से भी बनती हैं। तो इसको जो है वाटर ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। पानी से भी और ग्लेशियर से भी, दोनों से बनती हैं। तो जमाव वाली आकृति जो है पानी और ग्लेशियर से दोनों से बनती हैं, तो वाटर ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स कहते हैं, कौन, जमाव वाली। तो यहाँ पर ये, अब इसके साथ में जो है चिपके हुए सब कंकड़ पत्थर थे। तो ये कंकड़ पत्थर अगर मान लेते हैं कोई रास्ते में जो है पूरी हिमानी क्या हो गई, बहते बहते आई, पिघल गई, तो उसके पेंदी में जो चिपका हुआ जो मलबा था, कंकड़ पत्थर था, अब यहाँ पर उस मलबे को गोलाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं,
गोलाश्म कहते हैं। तो गोलाश्म शब्द जैसे ही आए आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए? गोलाश्म किसने बनाया? हिमानी ने बनाया। किसने बनाया? हिमानी। हाँ, ये गोलाश्म क्या पत्थर ही है, कंकड़ पत्थर ही है। नदी बनाती थी वहाँ पर तो कंकड़ पत्थर हो गया। यहाँ पर किसने बनाया? हिमनद ने बनाया। तो इसको क्या कहा जाता है? गोलाश्म। इसको क्या कहा जाता है? गोलाश्म। अब ये चूंकि अच्छे अजीब चिकने चिकने जो है होंगे, इसलिए जो है इसको गोलाश्म कह देते हैं। पानी बनाएगी, नदी बनाएगी तो खुरदरी सतह होगी, तो ये गोलाश्म कहलाती है। अब ये गोलाश्म जैसे ही हिमानी पिघली तो गोलाश्म क्या हो जाते हैं? जमा होने लगते हैं। गोलाश्म क्या हो जाते हैं? ढेर हो जाता है। गोलाश्मों का ढेर। तो गोलाश्मों के ढेर को क्या कहते हैं? टिल कहते हैं। गोलाश्मों के ढेर को क्या कहते हैं? टिल कहते हैं। क्या कहते हैं? टिल। तो गोलाश्म का ढेर जमा हो जाता है, उसको टिल कहते हैं। अब ये टिल कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है। टिल कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है। तो जो जमा हुए टिल है उसको मोरेन कहते हैं। जमा हुए टिल को क्या कहते हैं? मोरेन कहते हैं। मोरेन या हिमोड़। क्या कहते हैं? हिमोड़। भाई हमने जल से नदी द्वारा बनाए हुए जमा किए हुए क्षेत्र को क्या कहते थे? जलोढ़ है। नदी ने जल के माध्यम से मलबा को उड़ा दिया, ढक दिया, तो उसको क्या कहते हैं? जलोढ़ है। तभी तो जलोढ़ मैदान का अध्ययन करते हैं, जलोढ़ मिट्टी का अध्ययन करते हैं। लेकिन हिम ने जो उड़ा दिया, हिम से प्राप्त मलबा जो बिछा दिया गया, उसको क्या कहते हैं? हिमोड़। तो यहाँ पर हिमोड़ बनेगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोरेन। और ये एक्चुअली क्या है? ढेर है। तो ढेर क्या कहलाता है? टिल कहलाता है। तो टिल क्या है? बेसिकली गोलाश्मों का ढेर है। गोलाश्मों का ढेर है जो किसने छोड़ा? हिमनद ने छोड़ा। हिमानी के पिघलने से ढेर जमा हो गए, उनको क्या कहा गया? टिल कहा गया। और इन टिल से क्या बनता है? मोरेन बनता है, हिमोड़ बनता है। अब ये हिमोड़ 4 प्रकार के होते हैं। हिमोड़ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब ये घाटी है, ठीक। अब इस घाटी को मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये घाटी है। अब ये घाटी इस तरीके से, जैसे एक इधर से घाटी आ रही, इधर से जो है घाटी है, इधर से हिम प्रवाहित होते आ रहा, और एक इधर से भी हिम प्रवाहित होते आ रहा, इस तरीके से, ठीक। एक जो है हिमनद इसमें से जा रहा है, एक हिमनद किस में से जा रहा है? इस वाले से जा रहा है। और एक हिमनद इस वाले से जा रहा है, एक हिमनद इसमें से जा रहा है। अब ये अपने साथ साथ जो है मोरेन को जमा करेगा। तो मोरेन इधर भी जमा होगा। कहाँ जमा होगा? इधर भी, किनारे किनारे, घाटी के किनारे किनारे जमा होगा। ये हमने यहाँ पर गोलाश्म जमा कर दिया। क्या जमा कर दिया? गोलाश्म, ठीक। अब ये घाटी के किनारे किनारे जमा होगा तो किनारों को पार्श्व कहते हैं। किनारों को क्या कहते हैं? पार्श्व कहते हैं ना। पार्श्व। पार्श्व मतलब क्या होता है? किनारा। शुद्ध हिंदी किनारे का क्या होता है? पार्श्व। तो पार्श्व यानी किनारे पे, घाटी के किनारे पे जो मोरेन जमा होगा, जो हिमोड़ जमा होगा, उसको पार्श्विक कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक हिमोड़। क्या कहते हैं? पार्श्विक हिमोड़। अंग्रेजी में कहते हैं लेटरल। क्या कहते हैं? लेटरल मोरेन। तो जो है घाटी में किनारे किनारे साइड से जो जमा हुआ मोरेन है उसको क्या कहते हैं? पार्श्विक हिमोड़। और इधर से बहते हुए आया तो ये बीच में हिमोड़ जमा कर दिया। क्या कर दिया भाई? इधर भी जम रहा है पार्श्विक, ये जम रहा है ना। अब ये दोनों पार्श्विक मिल गए तो बीच में जमाएगा कि नहीं? बीच में जमाएगा नहीं। तो इसको मेडियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडियल मोरेन, या फिर मध्यस्थ हिमोड़ बीच में जमा हो गया। किसमें? अब ये दोनों जो है घाटियों के बीच में जमा हो गया, तो इसको क्या कहते हैं? मध्यस्थ या मेडियल मोरेन। मध्यस्थ या मेडियल मोरेन। अब ये तली में भी तो जमा होगा। यहाँ पर तली मतलब घाटी की तली क्या है? जिसपे हिमानी प्रवाहित हो रही है, जो तली है जिसपे हिमानी या जल प्रवाहित हो रहा था, उसको तली कहते हैं। तो इस तली में भी तो हिमोड़ जो है जमा होगी, तो इसको तलस्थ हिमोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? तलस्थ हिमोड़। तो ये तलस्थ हिमोड़ हो गया। तली में जमा हुई तो क्या हो गया? तलस्थ हिमोड़। अब आते आते सारा हिमोड़ जो है थोड़ा बहुत बचा, अब उसकी शक्ति खत्म हो गई, बहने की शक्ति या ढाल खत्म हो गया, गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया, तो जो कुछ बचा था छोड़न छाड़न यहाँ आकर के क्या कर दिया? जमा कर दिया। यहाँ आकर के जमा कर दिया। और सबसे आखिरी में जमा हुआ, छोड़ा छाटा सबसे कहाँ जमा हुआ? आखिरी में, सबसे अंत में। तो इसको कहते हैं अंतस्थ। क्या कहते हैं? अंतस्थ हिमोड़। कौन सा हिमोड़? अंतस्थ हिमोड़। तो ये अंतस्थ हिमोड़ हो गया, या इसको टर्मिनल वो बोलते हैं। टर्मिनल मतलब सबसे आखिरी। जैसे कोई स्टेशन आपने सुना होगा कि मालगाड़ी जा रही माल लेकर के, तो कहते हैं इसका टर्मिनल क्या है? टर्मिनल मतलब लक्ष्य क्या है, कौन से इसका आखिरी स्टेशन होगा जहाँ पर ये सामान उतारा जाएगा, तो वो टर्मिनल कहलाता है। तो इसका ये अंतिम पड़ाव है, यही आखिरी स्टेशन है। यहीं पर क्या हो जाएगा? हिमोड़ गोलाश्म क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं अंतस्थ हिमोड़, या जो है अंतस्थ हिमोड़, या फिर इसको जो है टर्मिनल कहते हैं, टर्मिनल मोड़। तो ये 4 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? पार्श्विक,
मध्यस्थ, तलस्थ और अंतस्थ। 4 प्रकार के हिमोड़ ये हो गए। अब ये हिमोड़ कुछ विभिन्न प्रकार की आकृतियां भी बनाती हैं, कुछ विभिन्न प्रकार की आकृतियां। अब इसी में जो है इस तरीके से उल्टी टोकरी बन गई, इस तरीके से उल्टी टोकरी इस तरीके से जमा हो गई टोकरी की भांति। उल्टी टोकरी, टोकरी कैसी है? उल्टी टोकरी है। उल्टी टोकरी बन गई तो इसको बोलते हैं ड्रमलिन। क्या कहते हैं इसको? ड्रमलिन। क्या कहते हैं? ड्रमलिन। तो ये ड्रमलिन बन गया उल्टी टोकरी। या फिर अंडे को काट दो, अंडे को काट दो, लंबा लंबा काट दो, फिर इसको रख दो तो ये उल्टी टोकरी लगेगी ना। तो ये जो है टोकरी की भांति, उल्टी टोकरी की भांति या फिर कटे हुए अंडे की भांति एक आकृति दिखाई देती है, इसको क्या कहते हैं? ड्रमलिन। अब ये आकृति तो ड्रमलिन और जो हमने अभी पढ़ा था रॉस मुटाने पढ़ा था, दोनों एक ही जैसे हैं। रॉस मुटाने भी ऐसे ही बन रही थी ना, इस तरीके से, और ऐसी ही आकृति यहाँ भी बन रही है। इसको क्या कहते हैं? ड्रमलिन। तो अंतर दोनों में क्या है? रॉस मुटाने किससे बनाई? अपर्दन से। रॉस मुटाने किससे बनी? अपर्दन से। और ड्रमलिन किससे बना? गोलास्मों के जमाव से, गोलास्मों के जमाव से। तो ये अंतर है दोनों में। कभी कभी अंतर पूछने के लिए आ जाता है। तो ड्रमलिन किससे बनाया गया? अब जमाव से, निक्षेपण से। और रॉस मुटाने किससे बनाया गया? अपर्दन से। अब कभी कभी ये अंडे की टोकरी ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती हैं। ये ज़्यादा मात्रा में ड्रमलिन, एक ही जगह पे कई ड्रमलिन जो है दिखाई देते हैं। छोटे छोटे ड्रमलिन बन जाएंगे। एक ड्रमलिन है तो वो ड्रमलिन कहलाएगा, और कई ड्रमलिन होंगे तो ऐसा लगेगा दूर से जैसे टोकरी में अंडे रखे हुए हैं। टोकरी में क्या रखे हुए हैं? अंडे रखे हुए हैं। तो अंडों की टोकरी वाली आकृति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंडों की टोकरी। इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे अंडों की टोकरी बन जाएंगी तो ये अंडों की टोकरी वाली आकृति कहलाएंगे। बास्केट एंड एग, बास्केट एंड एग टोपोग्राफी। तो बास्केट एंड एग टोपोग्राफी एक्चुअली क्या है? कई ड्रमलिन का समूह है। कई ड्रमलिन का समूह क्या है? बास्केट एंड एग टोपोग्राफी। तो बास्केट एंड एग टोपोग्राफी किसने बनाया? हिमनद ने जमाव करके, हिमनद ने जमाव करके। और कभी कभी क्या होता है कि लहर मारते हुए जो है टिल जमा हो रहा है, इस तरीके से लहराते हुए ऐसे 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 लहर में। भाई नदियों का हमने देखा था, लहर मारती थी मैदानी क्षेत्रों में तो वहाँ विसर्प आकार बनता था। लेकिन यहाँ जमाव हो रहा है, यहाँ पर टिल का क्या हो रहा है? जमाव हो रहा है। अब ये ऊंचा ऊंचा जमा हो जाएगा, सकरा और पतला। सकरा और पतला ये जो है एक लहरदार, ये कैसा क्या है? लहरदार है। ये क्या है? लहरदार है। ये जमा हो जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं? इस्कर। इसको क्या बोलते हैं? इस्कर। तो ये इस्कर बन जाएगा, इस्कर बन जाएगा। इस्कर क्या है? एक्चुअली लहरदार। अब ये इस तरीके से, भाई इसमें पानी भी तो मैंने बताया था। अब पानी यहाँ ला करके कुछ टिल जमा कर दिया, कुछ टिल यहाँ ला कर जमा कर दिया, तो अब ये ऊंचा हो गया, 2-4 मीटर ऊंचा हो गया, कभी कभी और ऊंचा हो जाता है। तो ये एक लहरदार जो है पहाड़ी बन जाती है, एक लहरदार मोरेन की पहाड़ी बन जाती है। हिमोड़ की क्या बन जाती है? पहाड़ी। तो लहरदार सकरी हिमोड़ की पहाड़ी क्या कहलाती है? इस्कर। क्या कहलाती है? इस्कर। तो ये इस्कर बन गया। अब इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पर अब गोलास्म नहीं बचेगा, यहाँ पर नहीं, गोलास्म नहीं बचेगा। अब क्या है? रेत बन जाएगा। गोलास्म धीरे धीरे क्या हो जाता है? रेत। और रेत तो और आगे तक जाएगा ना, रेत और आगे तक बह कर जाएगा। तो यहाँ पर अब रेत जमा हो जाएगा, दूर तक रेत जमा हो जाएगा तो एक प्लेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लेन। तो इसको कहते हैं आउटवाश प्लेन। क्या कहते हैं? आउटवाश प्लेन। क्या बन गया? आउटवाश प्लेन। हिमानी धौत मैदान, हिंदी में कहते हैं हिमानी धौत। देखो शब्द देखो, हिमानी, हिमानी मतलब हिम से, धौत मतलब धोया हुआ, धौत मतलब धोया हुआ, बिछाया हुआ। तो हिमानी धौत मैदान, इसको कहते हैं हिमानी धौत मैदान। यानी टर्मिनल मोरेन जो था, अंतस्थ मोरेन जो था, उसके बाद क्या जमा हुआ? रेत, महीन बालू के कण जमा हो गए, दूर तक फैल गए तो एक मैदान बन गया। कौन सा मैदान? आउटवाश प्लेन। तो आउटवाश प्लेन किसने बनाया? हिमानी ने। किसने बनाया? हिमानी ने। बाढ़ का मैदान किसने बनाया? नदी ने। बाढ़ के मैदान किसने बनाया? नदी ने। और आउटवाश मैदान किसने बनाया? हिमानी ने। तो ये अंतर आपको स्पष्ट होना चाहिए। आउटवाश हिमानी धौत, हिंदी में कहते हैं हिमानी धौत मैदान, और ये मैदान किसने बनाया? हिम ने बनाया, हिमानी ने बनाया। इसलिए इसको आउटवाश, आउटवाश पूरा वाश करके बिछा करके, रेत से बिछा करके बना दिया, इसलिए इसको आउटवाश, बाहर बना रहा है, टर्मिनल से बाहर बन रहा है, घाटी से बाहर रेत फैल जा रहा है, इसलिए आउटवाश प्लेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आउटवाश प्लेन। अब इस आउटवाश प्लेन में कुछ थोड़े बहुत कंकड़ भी हो सकता है इधर सरकते हुए आ गए हों, टर्मिनल वाले कुछ कंकड़ भी सरकते हुए आ गए हों। अब ये कंकड़ ऐसे ढेर हो गए, ये कंकड़ ऐसे ढेर हो गए, एक टीला सा बन गया, एक टीला सा बन गया, जिसको केम कहते हैं।
क्या कहते हैं? केम कहते हैं। एक टीला सा बन गया, इसको कहते हैं केम। इसी आउटवाश प्लेन में, हिमानी धौत मैदान में ही छोटे छोटे टीले बन जाते हैं गोलाश्म के जमा होने से, उसको क्या कहते हैं? केम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? केम कहते हैं। और मान लेते हैं बर्फ़ का टुकड़ा बेचारा थोड़ा बहुत आ गया, नहीं पिघला, बहुत जान का मजबूत था, कहा नहीं पिघलेंगे, हम तो आगे तक जाएंगे, और साथ में लेकर गया जो है रेत बालू कंकड़, और जा करके जहाँ पे रहेगा वहाँ थोड़ा बहुत गड्ढा तो करेगा ही, और जा करके पानी वो अब वहाँ जा करके पिघल गया, क्योंकि यहाँ तापमान भी बढ़ गया और दूरी भी काफ़ी तय कर ली, तो यहाँ पर एक गड्ढा बन जाएगा, उसके पिघलने से एक गड्ढा बन जाएगा, छोटा सा एक गड्ढा बन जाएगा। और इस गड्ढे को, इस डिप्रेशन को क्या कहते हैं? केटल कहते हैं। क्या कहते हैं? केटल। तो केम एंड केटल, केम एंड केटल। केम क्या हो गया? एक जो है छोटी सी पहाड़ी गोलाश्मों के जमा होने से, और किस में जमा हुआ? आउटवाश प्लेन में। किस में जमा हुआ? आउटवाश प्लेन में। और केटल क्या है? बर्फ के पिघलने से एक जो है गर्त बन गया, गड्ढा बन गया, जो क्या है? केटल है। तो इस तरीके से ये जो है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बने। ये क्या है? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, या फिर इसको क्या कहते हैं? निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। क्या कहते हैं? निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। तो एक एक स्थलाकृति, निक्षेपणात्मक हमारे साथ याद करो। सबसे पहले क्या होगा? टिल। टिल क्या है? गोलाश्मों का ढेर। टिल क्या है? गोलाश्मों का जमाव या ढेर, टिल कहलाता है। और उस टिल से 4 प्रकार के मोरेन बनते हैं। उस टिल से 4 प्रकार के क्या बनते हैं? मोरेन या हिमोड़ बनते हैं। हिमोड़ मतलब हिम के लाए हुए मलबे को उड़ा दिया गया है, बिछा दिया गया है, उसी को क्या कहते हैं? हिमोड़। और हिमोड़ 4 प्रकार के बनते हैं। घाटी के किनारे किनारे बनेंगे तो उनको कहते हैं पार्श्विक हिमोड़। और अगर बीच में घाटी में बनेगा तो उसको मध्यस्थ हिमोड़ कहेंगे। और तली में जो जमा हुआ हिमोड़ रहेगा उसको बोलेंगे तलस्थ हिमोड़। और सबसे अंत में जाकर जो जमा होगा उसको अंतस्थ हिमोड़ कहेंगे। और उसी घाटी में ही कहीं कहीं पर जो है ड्रमलिन बन जाता है, उल्टे टोकरी की भांति। उल्टी टोकरी कौन सी? जो मजदूर रेत बालू लेकर जाते हैं, वो टोकरी उल्टा कर दो तो वो टोकरी उल्टा हो जाएगा, तो उल्टी टोकरी बन जाएगी ड्रमलिन। क्या बन जाएगी? ड्रमलिन। अब ड्रमलिन क्या है? गोलाश्मों का जो है निक्षेपण ही तो है, मोरेन का निक्षेपण ही तो है। मोरेन एक्चुअली क्या है? गोलाश्मों का निक्षेपण। और गोलाश्मों का निक्षेपण यानी मोरेन से ही क्या बना? ड्रमलिन बना। और जब ड्रमलिन तमाम बन गई तो वो देखने में कैसे लगती है? अंडों की टोकरी। ऐसा लगता है टोकरी में अंडे रख दिए हैं, कटे कटे अंडे रख दिए गए हैं, तो अंडों की टोकरी आकृति कहलाती है। और कभी कभी उसी में जो है लहर मारते हुए मोरेन जमा हो जाता है, तो एक लहरदार लंबी सकरी जो है स्कर बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है, तो इसको स्कर बोलते हैं। और फिर अंतस्थ मोरेन के बाद, अंतस्थ हिमोड़ के बाद रेत का जमा हो जाता है बाहर, घाटी के बाहर तक, तो एक मैदान बन जाता है। और उस मैदान को क्या कहते हैं? आउटवाश प्लेन। क्या कहते हैं? आउटवाश प्लेन या हिमानी धौत मैदान कहते हैं। तो इस तरीके से ये सारी आकृति जो है अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक बन गई है।